हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो चलिए बेटो, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स का था, यानी कि टेस्ट नंबर 31, टेस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 31 था, क्या कहता है। द इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, log बेस 7 में है, log में बेस में 5 है, अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमें वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। भाई हम ना ऑप्शन से कोई सी वैल्यू उठा के ना यहाँ पर चेक करके देखो, जो इसको सेटिस्फाइड कर जाएगी, दैट विल बी द रिजल्ट। मैंने देखो एक्स की वैल्यू 4 जैसे दिख रही है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, बाकी आप चेक करोगे आपको दिखेगा कुछ सोल्यूशन आ नहीं रहा। 2 रखोगे, रूट सेवन प्लस रूट 2, कोई मतलब ही नहीं बनता कुछ बनने का। जब आप 4 रखोगे तो आप देखोगे 4 और 5 9, 9 से बाहर आएगा 3, और यहां से आएगा 2, क्योंकि रूट 4 कितना होगा 2 हो जाएगा। 3 और 2 कितना 5, तो log 5 बेस 5 यानी कि 1 आ गया, और log 1 बेस 7 0 आ जाएगा। तो 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम हिट एंड ट्रायल इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमसे कह रहा था, यहां पर भी हम हिट एंड ट्रायल की बात कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन ऐसी होगी, ठीक है, जो सेटिस्फाइड कर रही होगी। तो हम सीधा क्या करेंगे कि ऑप्शन से एक्स और वाई की वैल्यू, ये कॉमा एंड होगा, हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू उठा के हम यहां पर रख के देख लो कौन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे मैंने सीधा ऑप्शन वाला रख के दिखाता हूं, एक्स वाला बराबर 3, वाई बराबर -1 रखेंगे, तो मेरे पास है 1 प्लस के आयोटा है, एक्स की वैल्यू 3 रख देंगे, और माइनस के 2 आई है, डिवाइड में 3 प्लस के आई हम रख देंगे यहाँ पर, प्लस के 2 माइनस के 3 आई था। वाई की वैल्यू कितना मेरे पास -1 है, और प्लस के आई है, डिवाइड में 3 माइनस आई है, और इक्वल टू कितना था, आई आना था। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना बन रहा है पहले देख लेते हैं। 3 प्लस के 3 आई हो जाएगा, माइनस के 2 आई हो जाएगा, नीचे 3 प्लस के आई मेरे पास ऑलरेडी है। यहां पर देखेंगे माइनस के 2 प्लस के 3 आई हो जाएगा, और प्लस के आई मेरे पास ऑलरेडी है, डिवाइड में 3 माइनस के आई देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 3 प्लस के आई डिवाइड बाई 3 प्लस के आई मेरे पास बना, एंड प्लस के, ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी। 3, और क्योंकि 3 आई में से अगर मैं आई घटाऊंगा तो मेरे पास आई बन जाएगा। यहां पर कंडीशन कितनी हो जाएगी मेरे पास, जो 3 आई है, 3 आई और आई देखो माइनस के 2 है, ठीक है, और 3 आई में से अगर मैं आई को गायब करता हूं, मतलब आई को जोड़ता हूं, तो प्लस के 4 आई हो जाएगा, डिवाइड मेरे पास 3 माइनस के आई है। ऐसा मुझे देखने के लिए मिला। ये दोनों चीजें कटी तो यहां से बचा 1, और 1 उसके बाद प्लस के दिख रहा है, मैं 4 आई वाला पहले लिख लेता हूँ, माइनस के 2 डिवाइड बाई 3 माइनस के आई। जब मैं इसको एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने पर कितना आ रहा होगा, 3 माइनस के आई मेरे पास यहाँ आया, वहां जाएगा 3 माइनस के आई, प्लस के 4 आई माइनस के 2 देखने के लिए मिलेगा। यहां से कितना हुआ जी, यहां से अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 बचेगा, एंड 4 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास प्लस का 3 आई बचेगा, एंड डिवाइड में 3 माइनस के आई ऑलरेडी था। रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब हुआ 3 प्लस के आई और 3 प्लस के आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कितना बचेगा, 1 3 जा 3 आ जाएगा, 1 से आई का मल्टीप्लाई करेंगे आई आ जाएगा, 3 का 3 से करेंगे प्लस के 9 आई आ जाएगा, और 3 का आई से करेंगे, मतलब आई का आई से करेंगे माइनस के 3 देखने के लिए मिलेगा। डिवाइड में कितना, 3 3 जा 9 माइनस 1, आई का स्क्वायर 1 होता है नेगेटिव का, तो प्लस का 1 आ जाएगा। 3 से 3 कटा, ये बचा मेरे पास कितना, 10 आई डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कटेगा तो आई शुड बी द रिजल्ट। आई इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो हम हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रैशनलाइज करो, ठीक है, और इधर भेज के दोनों तरफ रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे तब भी मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। द इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है तो जेड की वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई लेट कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूंगा यहां पर x प्लस आई वाई और माइनस के 4 एंड लेस देन x प्लस आई वाई और माइनस के 2, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि x और 4 तो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का अंडर लगाएंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर, यहां भी ऐसे लगाएंगे अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहां पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, देखो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस के 8x हो जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 माइनस के 2 टू जा 4 एक्स प्लस के वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट ही गया आपस में, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट ही गया। यहां से इस 8x को मैं वहां भेज सकता हूँ, 4 को यहां भेज सकता हूँ, यहां बचेगा 12 इज इक्वल टू, वहां हो जाएगा मेरे पास 4x लेस देन है ये, ठीक है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 3 ना, x की वैल्यू 3 से बड़ी आनी चाहिए, x मतलब रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 तो इसमें कोई सी कंडीशन है ही नहीं, इसका मतलब डी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी ना। इकाई के घनमूल, भाई इकाई के घनमूल की अगर बात करता हूं तो एक मेरे पास यहां होता है, ठीक है, एक मेरे पास ओमेगा यहां होता है, ओमेगा स्क्वायर यहां होता है। ये बोल रहा है कि इनको अगर मिला लिया जाए तो इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल है वो कैसा बनता है, सीधा क्लास में सिखाया अच्छे तरीके से, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, बिकॉज इनके बीच का एंगल 60 60 60 देखने के लिए मिलता है हमें, बस
एक्चुअल में। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इक्विलेटरल ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात कर रहा है ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू दिया गया है, वाई का वैल्यू दिया गया है, जेड का वैल्यू दिया गया है, वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब करने के लिए बोल रहा है। जब आप एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब करोगे तो अब मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा और इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस, अगर मैं ए प्लस बी का होल क्यूब की बात करता हूं तो मैं लिखा देता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और ए प्लस बी। जब आप इस तरह की कंडीशन लगाओगे तो फाइनली, ठीक है, देखो यहां तो आराम से खुल जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब वाला फॉर्म लगा दोगे, यहां भी लगाओगे तो जो भी ओमेगा की पावर 3 आएगी 1 ले लेंगे, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 ले लेंगे, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास 3a³ प्लस बी क्यूब तो आ ही जाएगा। उसके आगे कुछ और भी दिखाई दे रहा होगा, तो वहां से जब चीजें हम कॉमन लेंगे की कोशिश करेंगे या ए और बी को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जैसी कंडीशन दिख रही होगी, दैट इज 0, तो वो आगे वाला सारा 0 हो जाएगा और मेरे पास यही आंसर बच जाएगा, यानी कि बी वाला ही करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा जी। वहीं पर x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1 - 203 एंड द i इज द 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा। x स्क्वायर कर सकते हैं, x स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर करने का मतलब 1 माइनस के 203 करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा प्यारे बच्चे, यहां पर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 1 1 जा 1 एंड 2 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी कि पहला एलिमेंट तो मेरे पास 1 ही आ रहा है। यस, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो 1 लिख दिया मैंने। फिर आ रहा है माइनस 2x करेंगे तो 2 आ जाएगा यहां पर, और फिर आ रहा है प्लस के 3, तो प्लस के 3 का मतलब 3 आ जाएगा क्योंकि 3 × 1। तो मैंने तीनों के इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तीनों का उठाया, उठाने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 3 और 1 4 - 2 2 आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। इसका मतलब मुझसे ये पूछ रहा है क्या होगा भाई, आई तो कभी 2 के साथ फर्स्ट एलिमेंट आ ही नहीं सकता, ठीक है, माइनस के 2x दे रहा है तो भाई x तो ये है ना, अगर मैं -2 का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 2 आना चाहिए था, पर मेरे पास 2 आ रहा है, तो 2 कब आएगा, जब मैं 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, तो मैं किसी एक एलिमेंट से कंपैरिजन करके चेक कर सकता हूं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ab बराबर a है और ba बराबर b है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑब्वियस सी बात है, हमने इसको किया भी था क्वेश्चन को सोल्व, कि अगर a बराबर ab है और b बराबर ba है तो इसका मतलब क्या होगा ना, कि a स्क्वायर बराबर a के बराबर आता है और b स्क्वायर बराबर b के बराबर आता है। ये चीजें हमने क्लास में सॉल्व की हैं अच्छे तरीके से। अगर a स्क्वायर बराबर a है तो a के ट्रांसपोज का स्क्वायर भी a के ट्रांसपोज के ही तो बराबर होगा, या फिर b के ट्रांसपोज का स्क्वायर b के ट्रांसपोज के बराबर होगा, तो दो केसेस बनेंगे आपस में। इसका मतलब एक ही केसेस a वाला दे रखा है तो a वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। यस, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 1301 साथ पे मेरे पास a कुछ है यहाँ पर, ठीक है, तो a को एज इट इज रहने दो, एंड 1 - 101 मेरे पास है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि मैं इस a को या तो जैसे 1301 ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहाँ पर मैं a b c d मान सकता हूँ क्या, एंड यहाँ पर 1 - 101 मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी कंपैरिजन, हर एक एलिमेंट की कंपैरिजन हम यहां पर करेंगे, तो मुझे एबीसीडी का वैल्यूज निकल के आ जाएगा, कुछ इक्वेशन बनेंगे। पर उससे बेटर तरीका ये होगा, सीधा एक ही जगह ऑप्शन रख दो। एक ही जगह जब हम ऑप्शन रखेंगे और पहले रो का पहला एलिमेंट अगर मैच नहीं करेगा, ठीक है, अगर मैच करेगा तो अगले रो के अगले एलिमेंट पे जाएंगे, जहां भी मैच नहीं करेगा वहां काटते रहेंगे। ऐसे करके ये वाला ही अकेला आएगा जो सेटिस्फाइड करेगा एक ही जगह पर, बाकी सब चीजें फर्स्ट रो या सेकंड रो पर ही कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। एक इस देखो भाई, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज और एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज दोनों का मतलब सेम होता है, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है तो कट जाएंगी, कट जाएंगी तो जीरो आ गया, जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, नल मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। यहां पर 1 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यहां से देखो जरा, मैं इस वाली रो से क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन ले सकता हूं, इस वाली रो से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, मेरे पास बचे कितना, यहां से 1 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, ये ओमेगा 2 तो बाहर चला गया, बचेगा ओमेगा स्क्वायर, यहां से बचेगा 3 बाहर चला गया, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब को तो 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 लिख लिया मैंने। यहां से मेरे पास बचेगा जी, यहां से भी कुछ चीजें कॉमन मान दो, चलो यहां से ऐसे मान दो, 2 ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहां से 2 तो चला गया तो मेरे पास 2 बचेगा और ओमेगा क्यूब 1 होता है, यहां से 3 चला गया तो यहां से भी 2 भी बचेगा और यहां से मेरे पास ओमेगा की पावर 4 ओमेगा देगा, ऐसा बच गया। एक काम करते हैं, ये वाला 2 भी मैं बाहर ले लेता हूँ, ये वाला 2 भी लेंगे तो 2 × 3 × 2 तो मेरे पास बाहर आ गया, बचा कितना 1 1 1 ओमेगा, एंड ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, ठीक है ना।
समझ में आ रही बातें। और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा मेरे पास ओमेगा, ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होगा। बाकी 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तो मेरे पास ये है, इसका मैं डिटर्मिनेंट अगर निकालता हूँ तो विद रेस्पेक्ट टू 1 कितना, ये कैंसिल, ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा और 1 बन जा 1 आ जाएगा तो 0 बन गया। माइनस के ओमेगा के रेस्पेक्ट में देखो ये कैंसिल, ओमेगा का मल्टीप्लाई अगर मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ, ओमेगा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। ऐसे में अगर प्लस ओमेगा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो ये कैंसिल, यहाँ से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये जीरो हो गया, इसको छोड़ सकते हैं। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा एंड प्लस के ओमेगा स्क्वायर और माइनस के ओमेगा की पावर 4 जो कि ओमेगा देता है, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, ये कट गया, ये पूरा जीरो आ गया। तो जीरो के साथ अगर हम 12 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने के लिए डियर मिल जाएगा। नेक्स्ट तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात कर रहा है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में हम x की कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से ले सकते हैं क्या? तो x की वैल्यू ले लो, बट ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए। देखो 1 लेंगे तो दोनों ऑप्शन मैच कर जाएंगे, -1 पे भी दोनों मैच कर जाएंगे क्या? ठीक है, -1 पे मैच नहीं करेंगे ना, -1 पे ये अलग अलग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू -1 ही ले लेते हैं। -1 लेंगे तो यहाँ पर नहीं कि मेरे पास जो आंसर आना चाहिए इसके हिसाब से 1 आना चाहिए, इसके हिसाब से मेरे पास 3 आना चाहिए, ये 2 है और -2 है, सब अलग अलग जा रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू -1 रखेंगे ये 0 आ जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे सब एक कम हो जाएगा पूरे सभी में से, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। ऐसे करके मेरे पास बन गया। जीरो के रेस्पेक्ट में सब जीरो हो जाएंगे, -1 के रेस्पेक्ट में करेंगे ये कैंसिल, 13 दूनी 26 माइनस 7 6 42 42 एंड प्लस के 3 के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, 9 2 18 माइनस के 6 24 24 आ जाएगा। इसको जब सोल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास माइनस के 2 वैल्यू दिखाई दे रही होगी, तो -2 यानी कि डी शुड बी द रिजल्ट, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 एंड 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं 5 और 7। तो हमें बताना है कि इसका तीसरा मूल क्या होगा, तीसरा मूल हमें कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, मतलब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 8 56 एंड -4 के रेस्पेक्ट में करेंगे ये कैंसिल, दैट इज 7x माइनस के 7 5 35 एंड प्लस के 5 के रेस्पेक्ट में हम करेंगे कैंसिल 7 8 56 और माइनस के 5x मुझे देखने के लिए मिलेगा और इक्वल टू मेरे पास कितना है 0 है। यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी, x की पावर 3 माइनस के 56x आ जाएगा, माइनस के 7 4 जा 28x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12 और 5 चौक 20, 120 और 20 140 आ जाएगा क्या? ठीक है, 5 चौक 20 का 0, 4 तिया 12 12 और 2 14, ठीक है 140 आ जाएगा मेरे पास, ये प्लस का 140। ठीक है, और साथ में प्लस के 5 6 जा 30 आ जाएगा, 5 5 25 25 और 3 28 280 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 5 25 250, 5 30 250 और 30 280। ठीक है, माइनस के 25x देखने के लिए मिलेगा, इक्वल टू 0 मेरे पास आ गया। ऐसी मेरे पास एक इक्वेशन दिख रही है, इसको मैं सही से लिखता हूँ, एक्स क्यूब मेरे पास है, 56 एंड 25 को मैं आपस में ऐड करूंगा और साथ में 28 को भी ऐड करूंगा। तो 56 को 28 को एंड 25 को जब ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12 13 14 14 और 5 कितना, ठीक है 14 और 5 19 9 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्योंकि 6 दूनी 5 दूनी 10 11 11 8 19, ठीक है 5 6 7 8 9 10 यानी कि 109 मेरे पास देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज -109। ठीक है, ये दोनों यूज हो गए, इन दोनों को देख लेते हैं, 200 और 100 300 380 380 और 420, हाँ प्लस के 420 और ये x था इसके साथ ना, इसके साथ x था, प्लस के 420 बराबर 0। ऐसी इक्वेशन मुझे देखने के लिए मिली जो मैंने इसके हिसाब से सोल्व की थी। अब क्या हुआ कि मेरे पास इसके दो फैक्टर थे, एक था मेरे पास x की वैल्यू 5, एक था मेरे पास x की वैल्यू 7। अगर मेरे पास दो फैक्टर हैं तो यहां से क्या होगा कि x माइनस के 5 और x माइनस के 7 आर द फैक्टर। इट्स मीन इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर 7 और 5 कितना, क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे ना, -7x माइनस के 7 5 7 5 कितना हो जाएगा 12, माइनस के 12x और प्लस के 35। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे दिखाई देगा जो रिजल्ट आएगा, देखो रिमाइंडर 0 बचेगा, पर इससे जब मैं डिवाइड करूंगा इसको तो मेरे पास x प्लस 12 जो इसका क्वोशिएंट आएगा
ठीक है, भागफल आएगा वो इतना आएगा, यानी कि ये भी इसका एक फैक्टर होगा तो x बराबर माइनस के 12 निकल के आएगा। बाकी डिवाइड आप करके देख सकते हैं, तो a इज द करेक्ट आंसर, a इसका बिल्कुल सही जवाब डियर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास साइन है 420 को लिख सकता हूँ 360 प्लस के 60 लिख सकता हूँ, एंड कोस में 390 है, इसको मैं 360 प्लस के 30 लिख सकता हूँ, एंड माइनस कोस माइनस थीटा इज प्लस के कोस थीटा पर साइन माइनस थीटा इज माइनस, तो माइनस आ जाएगा, एंड इसको लिख सकता हूँ कोस 360 माइनस 60 लिख सकता हूँ, एंड साइन में 360 माइनस के 30 लिख सकता हूँ। ये चीजें मेरे पास आ गई। साइन 360 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा जाएगा तो मेरे पास साइन 60 ही बचने वाला है, ठीक है। यहां से मेरे पास कितना बचेगा, कोस 30 बचेगा, माइनस के ये मेरे पास पॉजिटिव ही रहेगा कोस 60, एंड यहां से नेगेटिव में आएगा तो प्लस के बन जाएगा साइन 30। फॉर्मूला बना साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, दोनों को जोड़ेंगे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा डियर। निम्नलिखित में कौन सा सही है, क्लास में बताया था कि 1 डिग्री और 1 रेडियन, 1 रेडियन का मतलब 57 डिग्री के आसपास होता है, तो 57 डिग्री बड़ा होगा क्योंकि एंगल 90 तक, ठीक है, जैसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो जितना बड़ा एंगल 90 तक, ठीक है, उतना ही फंक्शन की वैल्यू भी आती है साइन में, तो बी शुड बी द रिजल्ट। ठीक है, यहां पर बात कर रहे होंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी आ रहा है ना, तो कोस ए माइनस बी 45 माइनस 15 30 आ जाएगा, साइन 30 आएगा बेटा यहां से निकल के। मल्टीप्लाई में यहां देखते हैं, साइन ए देखो कोस ए वाला ज्यादा है, तो कोस ए साइन बी और साइन ए कोस बी, एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास साइन ए कोस बी, ये वाला पहला बचेगा साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी बन जाएगा। इसका मतलब ये भी मेरे पास साइन 30 ही दिखाई दे रहा है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 एंड अगेन 1/2, यानी कि माइनस के 1/4 मेरे पास आंसर आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 1, व्हाट इज द मेजर, द एंगल की बात कर रहा है, और एंगल कहां पर है, तीसरे चतुर्थांश में, तो 4 मेरे पास एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, एंड साथ में प्लस के ऑलरेडी कोस एक्स मेरे पास दिया गया है, और इक्वल टू कितना है 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस के 4 कोस स्क्वायर एक्स एंड प्लस के 4 कोस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सबको वहां लेके चलते हैं, 4 कोस स्क्वायर एक्स मेरे पास देखने के लिए मिलेगा, एंड माइनस के 4 कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और साथ में 4 भी वहां जाएगा, तो ये माइनस का 3 बन जाएगा ना, -3 इज इक्वल टू 0 देखने के लिए मिलेगा। यहां से बनेगा 4 या 12, 12 के फैक्टर बताओ कि 4 आ जाए, ठीक है ना, 12 के फैक्टर कि हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। चलो भाई 12 के फैक्टर बताओ कि 4 आ जाए, 6 and 2 आ सकता है क्या, ठीक है बिल्कुल, देखो माइनस का 6 ले सकते हैं, प्लस का 2 ले सकते हैं, तब फैक्टर निकल के आ जाएगा, साइन बदलेंगे प्लस का, ये डिवाइड बाय 4 ये कटेगा मेरे पास, तो 2 और 3, ये 3/2 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि 3/2 1 से बड़ा है ना, तो कोस की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, दैट इज माइनस के 1/2, हाँ -1/2 जरूर हो सकता है, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आई है कोस थीटा की वैल्यू माइनस के 1/2 आई है, -1/2 का मतलब क्या होगा कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आना है, तो 180 प्लस 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, यस और नो, सॉरी 1/2 होती है कोस में 60 की वैल्यू, ओहो ये गलत हो गया फिर, ठीक है 60 की वैल्यू होती है, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240, 240 शुड बी द रिजल्ट, ठीक है, ये थोड़ा गलत लग गया है यहाँ पर, बी इज द करेक्ट आंसर, 240 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 240 मेरे पास करेक्ट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द जनरल वैल्यू थीटा ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन कोस टू थीटा बराबर साइन, देखो भाई कोस टू थीटा है साइन अल्फा है, ये तो मेरे पास कोस टू थीटा ही हो गया, और यहाँ से अगर साइन को मैं कोस में बदलूंगा तो मेरे पास कोस 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ क्या, तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा है, 2 थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो कोस के लिए जनरल फॉर्म जो होती है दैट इज थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा है 2n पाई, है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा देख रखा है, ये मेरे पास आ गया, हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, 2 डिवाइड करेगा तो n पाई बचेगा, प्लस माइनस 2 वहां डिवाइड करेगा तो यहां से बचेगा 45 45 और माइनस के अल्फा बाई 2, है ना, ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट कोस इनवर्स 4/5 प्लस के कोस इनवर्स 12/13 की बात कर रहा है, तो कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देंगे अंदर ही, तो यह क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कोस इनवर्स दैट इज एक्स और वाई मतलब 4/5 मल्टीप्लाई बाई 12/13 एंड माइनस के प्लस वाले माइनस आता है, √1 माइनस 4 चौक 16/5 5 25 और √1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 एंड 13 का स्क्वायर 169,
यहाँ पर मेरे पास बनेगा, ये दोनों तो कट ही जाएंगे, बस मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 12 चौक 48 डिवाइड बाय 13 पंजे 65 आ जाएगा जी, ठीक है। और माइनस के 25 में 16 जाएगा, 3/5 आ जाएगा, इंटू में यहाँ से 25 बचेगा, 25 से आ जाएगा 5 बटे और यहाँ से आ जाएगा 13, 5 से 5 कट ही गया, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 65, एलसीएम कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, माइनस के 13 पंजे 65, 5 तिया 15, 15 और 48 में 15 जाएगा 33, 33/65 मेरे पास कहीं आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आ गया जी। नेक्स्ट साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स इतना बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसको सोल्व कर सकते हैं, साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 और अंडर रूट 1 माइनस 4 चौक 16 बटे 5 पंजे 25 और प्लस के 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 माइनस 1 का स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी 1 ही आ जाएगा, तो वो तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी, ये बराबर किसके है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर, तो एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं इसके बराबर जा रही होगी, इसके बराबर ही मुझे क्या करना है, वैल्यूज भी दिखानी है। हेलो, जी, तो ठीक है, ये वाली कंडीशन आ गई, तो यानी कि एक्स की वैल्यू इसके पूरी के बराबर होगी, यहाँ से आएगा 25 माइनस 16 9, 9 से आ जाएगा 3, 3/5 आ जाएगा मेरे पास, और प्लस के वो तो 0 चला गया, 3/5 ही आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, 3/5 ए इज द करेक्ट आंसर। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 देन एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास पता है tan इनवर्स 2 प्लस के tan इनवर्स 3 और प्लस के तीसरा एंगल मैं ले लेता हूँ, तीसरा एंगल मैंने ले लिया थीटा ले लो, चलो मतलब एक्स ले लो, और बराबर कितना होना चाहिए, पाई के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ प्यारे बच्चे, तो सॉल्व करने पर कितना निकल के आएगा जरा देखना, इसको tan इनवर्स 2 प्लस के 3 डिवाइड बाय 1 माइनस के 6 मेरे पास आ जाएगा, और प्लस के x बराबर पाई मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5 बटे माइनस के 5 दिखाई दे रहा होगा, प्लस के x बराबर पाई भी मेरे पास ऑलरेडी है, इतना वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 5 से पास करेगा tan इनवर्स -1, -1 मतलब माइनस के पाई/4 आ जाएगा, और प्लस के x बराबर पाई मेरे पास देखने के लिए मिलेगा। एक कंडीशन और रहेगी भाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं 1 से बढ़ा जा रहा है, तो ये पाई प्लस समथिंग होता है ना, तो पाई प्लस समथिंग, पाई वहां पर ऑलरेडी चला जाएगा, तो पाई प्लस समथिंग, पाई से पाई कट ही जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव पाई/4 आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूले में पाई प्लस समथिंग लगाना था ना, तो पाई/4 इज द करेक्ट आंसर। क्लास में बताया था मैंने वो चीजें, सेक स्क्वायर tan इनवर्स थीटा, सेक स्क्वायर ये पूरा थीटा है, तो सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan की जगह tan इनवर्स 5/11 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। 1 एज जाएगा, ये दोनों कट गए, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, ठीक है ना। 121 और प्लस 25 कितना आ जाएगा, 146 डिवाइड बाय 121, तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर विल बी सी करेक्ट जवाब देखने के लिए मिलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन इतना, फिर से अगेन हमसे पूछ रहा है, साइन बाहर है, अंदर मतलब साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना मेरी बात को प्यारे बच्चे, ये जो 4/5 दिखाई दे रहा है साइन के साथ, तो साइन के साथ 4/5 ये आएगा, तो यहाँ 3 आएगा, तो कोस के साथ कितना जाएगा, कोस के साथ 3/5 जाएगा, बहुत बढ़िया, इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 था, और अगर मैं इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास 3/5 ही आ रहा है, यस और नो। अब देखो साइन इनवर्स के साथ कोस इनवर्स के साथ वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब साइन बाहर था और अंदर मेरे पास वैल्यू पाई/2 बन जाएगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला तो ये रहता है ना, इसका मतलब ये मेरे पास साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो सी शुड बी द रिजल्ट। नेक्स्ट, रेखा के लंबवत रेखा का ढलान क्या होगा भाई, कोई भी लाइन ये है तो इसकी स्लोप पता होनी चाहिए ना, स्लोप इसकी क्या हो जाएगी, माइनस के 1/4 डिवाइड बाय 1/3, इसका मतलब 3/4 इसकी स्लोप है माइनस में, तो कोई भी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर में इसके मतलब ये बदल जाएगा, और कोफिशिएंट जो माइनस का तो प्लस बन जाएगा, तो 4/3 आंसर आ जाना चाहिए, डी शुड बी द रिजल्ट। इसने कहा त्रिभुज वाले 9 वर्ग इकाई है, के का मान क्या होगा भाई, अगर ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ तो 1/2 एंड डिटर्मिनेंट में माइनस के 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 के आ जाएगा, और यहाँ पर 1 1 1, और इस पूरे का जो एरिया है दैट इज 9 दे रखा, 9 बराबर आ जाएगा, 2 वहां मल्टीप्लाई करेगा 18 हो जाएगा, यस। और हम इस डायरेक्टली के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यानी कि माइनस के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 3 1 जा 3, और इज इक्वल टू 9 2 जा 18 मेरे पास देखने के लिए
लिए मिलेगा। ये बन जाएगा माइनस का 6 तो प्लस का 6 के बराबर कितना आ जाएगा 18, और 6 से कटेगा 3 बार, के का वैल्यू प्यारे बच्चे 3 देखने के लिए मिल गया मुझे। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पे कट कर रहा हो, मूव कर रहा हो, या तो लाइन ये होगी, या सुनो ये लाइन कौन सी होती है, ये लाइन होती है एक्स बराबर वाई, इसका मतलब x माइनस के y बराबर 0 एक लाइन ही हो सकती है। या फिर लाइन ये भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दोनों बराबर मूव कर रहे होंगे, है ना। ये लाइन कौन सी होती है, x बराबर माइनस के y, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 0। तो दो लाइन मेरे पास बनेगी, एक ये वाली एक ये वाली। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस माइनस वाई बराबर 0, यानी कि ये वाली लाइन जो होगी इसकी लोकस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, मूल बिंदु से रेखा इतने और इतने के प्रतिच्छेदन बिंदु से जोड़ने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। हमें क्या करना है, एक सेकेंड, हेलो, यहां पर क्या करने होगा, यहां पर हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए यहाँ पर y वाला अगर काटना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16x प्लस के 4 तिया 12y बराबर 12 चौक 48 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9x 9 4 तिया 12 y बराबर 12 दूनी बार 36 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 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 करेंगे, कट जाएगा आपस में, 9 में से 6 जाएगा तो मेरे पास 7x बचेगा, और यहाँ पर 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 12 बचेगा ऐसे करके। तो x की वैल्यू 12/7 मुझे दिखाई दे रही होगी, यस और नो। चलिए जी ठीक है, 12/7 यहाँ से वैल्यू निकल के आई, दूसरी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या। ठीक है, दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू रख दो कहीं पर भी, यहीं पर रख देते हैं। तो 4 इंटू 12/7 प्लस के 3y बराबर 12 हो जाएगा। एंड 3y बराबर कितना हो जाएगा जी, 12 माइनस 12 चौक 48, 48/7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 12 गुणा 4 लिख दो, इसको 12 गुणा 4 लिख दो। 4 मैंने कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 7 माइनस के 4 डिवाइड में 7, 7 माइनस 4 3 बार 36, 36/7 मेरे को देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है ना, और साथ में मेरे पास 3 भी था ना। ठीक है ना, डिवाइड में 3 भी आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 12 बार, यानी कि x का वैल्यू 12/7 है, y का वैल्यू भी 12/7 ही है। दोनों के पॉइंट सेम है। उसने बोला मूल बिंदु 0,0 से 12/7 12/7 से जाने वाली इक्वेशन की समीकरण बतानी है। तो y माइनस y1 0 है, छोड़ सकते हैं, इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 1 आ जाएगा, और x माइनस x1 की वैल्यू भी 0 है, तो y बराबर कितना दिख गया, x दिख गया, या x बराबर y दिख गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसने कहा x एक्सिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल की जो टेंजेंट है वो कितनी है भाई, वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो k बराबर 0। अच्छा, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, फॉलोइंग द करेक्ट। इसने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के बराबर 0। एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट, ओके। इसने कहा एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि इस सर्कल में क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस जो है वो एज ए टेंजेंट रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, यानी कि इसकी स्पर्शी है, इस सर्कल की स्पर्शी है। जब सर्कल की स्पर्शी एक्स एक्सिस है, ऑब्वियस सी बात है जी स्क्वायर बराबर के बराबर आ जाएगा। प्रॉपर्टी कुछ अलग बात इसमें नहीं है। ठीक है, द सर्कल टच, सर्कल किसको टच कर रहा है, इसकी बात हमसे कर रहा है। तो यहां पर हम इसके सेंटर वगैरह देख लेते हैं। सेंटर कितना आएगा प्यारे बच्चे, सेंटर आएगा -2। ठीक है, और यहां से आएगा +2, और रेडियस कितना आएगा, रेडियस के निकालने के लिए हम कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और माइनस के 4 करेंगे, 4 से 4 कटेगा तो अगेन 2 आ गया। यानी कि जो h है वो ही, मतलब जो h है वो k है वो ही r है, तीनों चीजें बराबर हैं, इसका मतलब बोथ द एक्सिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास में बताया था मैंने अच्छे तरीके से। इसने कहा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द सर्कल, दो सर्कल मेरे पास दिए गए हैं, एक सर्कल मेरे पास ये है और एक सर्कल मेरे पास ये है। ठीक है, इन दोनों सर्कल पर विचार करना है। पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या से दुगनी है। पहले वृत्त की त्रिज्या, तो भाई इसकी त्रिज्या के लिए हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या निकालने के लिए पहले इसके सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। सेंटर पॉइंट आ जाएगा 1, और 1 पॉइंट है। रेडियस निकालने के लिए √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के, सी का वैल्यू है नहीं 0, तो यानी कि √2 इसकी डिस्टेंस है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस √2 है, इसकी रेडियस 1 है। अगर दोनों की रेडियस में क्या दुगनी है,
क्या पहले वाले इसकी रेडियस इसका दुगनी है? नहीं, दुगनी होती तो ये 2 होनी चाहिए थी, इस 1 की दुगना 2 होनी चाहिए थी। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। दोनों वृत्त मूल बिंदु से होकर गुजरते हैं क्या? मूल बिंदु से होकर गुजरने का मतलब क्या होता है कि दोनों वृत्त मूल बिंदु से होकर जाने चाहिए। इसका मतलब दोनों वृत्त 0,0 को सेटिस्फाइड करेंगे क्या? अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू 0 रखूंगा, x की वैल्यू 0 रखूंगा, तो ये जो सर्कल बन रहा है ये तो मूल बिंदु से होकर जा रहा है, पर इसके तो सेंटर पॉइंट मूल बिंदु पर है ना, तो ये मूल बिंदु से जा ही नहीं रहा। देखो x की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू 0 रखूंगा, क्या 0 आ रहा है? नहीं, 1 आ रहा है वो तो। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टच बोथ द एक्सिस एंड हैज सेंटर ऑन द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो भाई, इसने कहा इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टच बोथ द एक्सिस, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि सर्कल की इक्वेशन जो क्या कर रही है, दोनों एक्सिस को टच कर रही है, तो बोथ द एक्सिस को टच कर रही है भाई, ऐसे हमारे पास टच कर रही होगी। ठीक है, एंड सेंटर ऑन द लाइन x प्लस वाई बराबर 4। मान लीजिए कोई मेरे पास एक लाइन होगी इस तरह से, सेंटर मान लीजिए इसके ऊपर कहीं ना कहीं होंगे। ठीक है ना, ये कितना है हमको नहीं पता, बट हमें एक चीज जरूर पता है, एक चीज हमें जरूर पता है कि जो मेरे पास इस सर्कल की जो इक्वेशन आएंगे, अगर दोनों एक्सिस को टच करता है उस केसेस में h बराबर k बराबर r होता है। ठीक है, चाहे मैं इसको a भी मान सकता हूं, मैंने क्लास में बताया था आपको। तो मैं क्या कर सकता हूं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कर सकता हूं क्या? अब जो मेरे पास h और k बराबर हैं, तो यानी कि a जो है, a इस लाइन के ऊपर है बेटा, तो ये लाइन मेरे पास ये है, तो यानी कि a अगर मैं x की जगह a रखता हूँ, y की जगह a रखता हूँ, बराबर 4 आ जाएगा। तो a और a कितना हो गया मेरे पास, 2a बराबर 4 आ जाएगा, तो a का वैल्यू 2 मिल जाएगा ना। तो a का वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 2 रख सकता हूँ। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, यानी कि मेरे पास डायरेक्टली इक्वेशन निकल के आ गई है। तो हम इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं ऑप्शन से ही, यानी कि इसके जो सेंटर पॉइंट है वो कितने हैं, 2,2 है। ठीक है, रेडियस कितनी है, रेडियस भी 2 है, तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट इसके 2 कोमा माइनस के 2 आ रहे, रॉन्ग हो जाएगा। इसके 2 एंड 2 आ रहे और रेडियस निकाल रहे, रेडियस भी 2 आ रही, बिल्कुल सही बात है। इसके -2 और 2 आ रहे, बिल्कुल गलत बात है। इसके -2 आ रहे, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ चुकी है। तो ये आपके पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल। के सेक्शन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो आपका 81 है, उसमें कहा गया है कि इनसाइड द वाटर अ बबल एयर बबल साइंस। तो जो एयर बबल है, ठीक है, यानी कि एयर बबल को हम कहेंगे हवा का बुलबुला। तो एयर बबल की जो शाइनिंग है, कि वो जो शाइन करता है पानी के अंदर, उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो क्या है, TIR है। TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर होगा। तो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। उसमें कहा गया है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फेयर। तो आपको कहा गया है कि आपके पास क्या है, एक गोला है, इस तरह का आपके पास क्या है, एक स्फेयर है, और इस स्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है और रेडियस भी दे रखी है। तो रेडियस आपको कितना दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। सो आर को हम यहाँ क्या ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2 दिया हुआ है। अब आपसे कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सेंटर पर रखा गया है। तो देखिए जो u की वैल्यू होगी यहाँ पर, u की वैल्यू भी आपकी -6 सेंटीमीटर होगी। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे -μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है अपने ऑब्जेक्ट को, और डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करते हैं, सरफेस से मेजर करते हैं। तो u आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, r भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। μ2 का मतलब अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। ठीक, u की वैल्यू आपकी कितनी होगी, -6 हो गई, और μ1 यानी कि बाहर हवा है तो 1 हो जाएगा। v आपको फाइंड करना है, μ1 माइनस μ2, μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और
μ2 कितना है आपका 3/2 और डिवाइड बाई आर कितना है, आर भी आपका -6 है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है, प्लस 1/v और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी, देखो 2 हो जाएगा आपका 2 - 3 तो -1/2 बचेगा, तो नीचे आ जाएगा -1/2 और नीचे क्या चल रहा है, -6 चल रहा है, तो माइनस से फिर माइनस को कैंसिल कर दीजिए। सो 1/v इज इक्वल टू 1/12 - 1/4, तो एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पर 12 एलसीएम आ जाएगा। सो 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो जाएगा -2/12। सो v की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी आपको, v कितना मिल रहा है, v आपको -6 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, ठीक है, उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 6। सो 82 का आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव्ड इफ द लाइट इज। देखिए अगर आप स्कैटरिंग को जितना कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा साफ आपको कोई चीज़ दिखाई देगी, और स्कैटरिंग इंटेंसिटी यानी कि प्रकीर्णन तीव्रता लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या आप क्या कर रहे हैं, एक बीम ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हैं और ताकि आप ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकें, तो प्रकाश की रोशनी को फैलाना पड़ेगा आपको, तभी आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। तो लैम्डा को अगर आप छोटा लेंगे, लैम्डा को अगर आप छोटा लेंगे तो आपकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि आंसर आएगा शॉर्टर वेवलेंथ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका आपका सी। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। 84 में देखिए क्या बोला गया आपसे, कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो जिसको डिप किया गया है एक ऐसे लिक्विड के अंदर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिस लिक्विड में उसको डुबाया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों बराबर हो जाएं तो फोकल लेंथ इस केस में क्या होती है, इन्फिनिटी हो जाती है, और उस कंडीशन में लेंस क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है। तो 84 का जो आंसर होगा आपका वो बी हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो 85 में देखिए क्या कह रहा है, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट दी गई है वैक्यूम में, c इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको बतानी है मीडियम में, और म्यू का वैल्यू कितना है, 1.5 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, म्यू इज इक्वल टू c/v यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻10 और म्यू से डिवाइड करेंगे 1.5, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम हम कहते किसे हैं, जब किसी प्रिज्म से, है ना, जब किसी प्रिज्म से किसी वाइट लाइट को गुजारा जाता है तो वो अपने अलग अलग रंगों में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। तो अगर इन सारे कलर्स को आप स्क्रीन पर देखेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्क्रीन होनी चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि स्क्रीन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो अगर हम डैम्प्ड वाइब्रेशन की बात करते हैं तो एक ऐसा वाइब्रेशन जिसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 क्या हो, घटता चला जाए। ठीक है, तो अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि अगर एक पेड़ की शाखा को खींच कर छोड़ दें तो आप देखेंगे वो धीरे 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 रुक जाएगी। दूसरा आपको दिया गया है कि रबर पैड पर स्ट्रोक करने वाला ध्वनि स्वरित्र, ठीक है, तो ये भी धीरे धीरे अपना कंपन कम कर देगा। और एक स्प्रिंग पर लटका हुआ द्रव्यमान, ये सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी आपका जो है धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा और बंद हो जाएगा। तो यानी कि इनमें से कोई भी जो है, इनमें से अगर हम बात करेंगे, इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन,
तो कह रहा है कि डैम्प्ड वाइब्रेशन का एग्जाम्पल कौन नहीं है, तो ये सब के सब क्या है, ऑल आर डैम्प्ड वाइब्रेशन, ऑल आर डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब जो है डैम्प्ड वाइब्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, यानी कि 88 की बात करेंगे। आपको बोला है कि मिरर जो है आइसोबार क्या होते हैं, तो मिरर आइसोबार होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर रिवर्स हो जाए, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये 12 mg और यहाँ पर कितना है आपका 23 है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ 11 तो प्रोटॉन है आपके, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ 12 प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 11 हैं। तो देखिए प्रोटॉन जितने थे वो न्यूट्रॉन बन गए, जितने न्यूट्रॉन थे वो यहाँ प्रोटॉन बन गए। तो इसको कहते हैं मिरर आइसोबार। क्या कहते हैं हम लोग इसको, मिरर आइसोबार कहते हैं, मिरर आइसोबार। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, 88 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि पुराने जीवों के एज के बारे में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कि कितने उम्र के हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन 14 से निकलने वाले जो आपके रेडिएशन होते हैं, बीटा एमिशन, ठीक है, कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से जो बीटा एमिशन होता है, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी उम्र कैलकुलेट करते हैं, जो कि फॉसिल है या जीवाश्म है। तो आंसर आएगा आपका बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए क्या बोला है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म बॉल। देखिए अगर एक बॉल आपके पास है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी के सेंटर पर होगी, तो ज्यामितीय केंद्र पर ही होगी। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पर देखिए क्या बोला है, 91 में बोला है कि एक पंप जो है 500 किलो पानी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, 80 मीटर गहराई से पानी उठाता है 10 सेकंड में। तो देखिए जब मोटर जो है काम करेगी तो नीचे गहराई से कितना पानी उठाएगी, mgh, और बटे कर दीजिए t से, यानी कि टाइम से। तो कितना किलो पानी उठाया, 500 किलो पानी उठाया, जी की वैल्यू 10 हो गई। और यहाँ पर देखिएगा 80 मीटर जो है गहराई से पानी उठाया जा रहा है, और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम लिया है। तो आप कैंसिल कर दीजिए, 8 पंजे 40 हो गया आपका, ठीक है, और 3 जीरो यहाँ इस तरह लगा दीजिए। तो यानी कि आप कह सकते हैं 40 किलोवाट जो है इसकी पावर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो बी आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, यानी कि 92 की तरफ चलेंगे। तो इसमें कह रहा है कि एक कॉपर रिंग है, देखिए ये कॉपर रिंग है, और इस कॉपर रिंग को इस तरह से किसी मैग्नेट की तरफ जो है इस तरह से छोड़ा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये नीचे गिरेगी तो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा, जी से कम होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे ही आप इस मैग्नेट को नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल बनना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा। रिपल्शन यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इफ़ेक्टिव जो आपका एक्सेलरेशन होगा, इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन वो क्या होगा, लेस देन जी होगा। इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन जी होगा, यानी कि उसका मान जी से क्या होगा, कम होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए क्या आपसे पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि द क्वांटिटी दैट इज़ नॉट कंजर्व्ड इन एन इन इलास्टिक कोलिजन। तो कह रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन में कौन सी एनर्जी, मतलब कौन सी चीज़ कंजर्व नहीं रहती। देखिए अगर हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की, इन इलास्टिक कोलिजन को कहते हैं हिंदी में अप्रत्यास्थ संघट। तो इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। सो 93 का ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि जी का मान जितना ऊंचाई पर है उतना ही गहराई पर है, तो ऊंचाई और गहराई के बीच में संबंध बताइए। तो आपको पता है कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो ये हो जाता है जी 1 - 2h/r, और जब हम गहराई में जाते हैं तो ये हो जाता है जी 1 - d/r हो जाता है। तो कैंसिल कर दीजिए। सो 2h/r इज इक्वल टू d/r। तो यानी कि d की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 2h मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 95 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 95 पर आएंगे। ये हमने
4 कर लिया, 95 पर आ रहे हैं हम लोग। 95 में कहा गया है कि अर्थ की ग्रेविटी के बारे में आपसे बात की जा रही है, मीन डेंसिटी के बारे में। अर्थ मतलब जी की वैल्यू दी है और मीन डेंसिटी आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी इज इक्वल टू हम लोग GM/r² लिखते हैं, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल जी। मास को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r का क्यूब, और डेंसिटी को मैंने d ले लिया, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, तो ऊपर r बचेगा। सो g बराबर कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल G r d। आपसे d की वैल्यू पूछी गई है। सो d इज इक्वल टू क्या होगा, 3g अपॉन कितना, 4 पाई r g। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलेंगे। 96 में देखिए कह रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी, आपको पता है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, √2gr होती है, और जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो √gr होती है। तो यानी कि आपसे पूछा गया है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट हैविंग मास 6 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स। तो आपको बताना है ऐसे प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी बतानी है जिसका मास पृथ्वी के मास का 6 गुना और जिसकी रेडियस क्या हो, 2 गुना हो। तो आप एक काम कर लीजिए, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2gm/r लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, मास को क्या कर दिया उन्होंने, 6 गुना कर दिया, तो रूट के अंदर 6 आएगा। ठीक, और रेडियस को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो यानी कि 3 आएगा। तो कुल मिला के हम क्या कहेंगे कि जो उस प्लैनेट पर जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो अर्थ का कितना होगी, √3 टाइम्स होगी। कितना टाइम्स होगी, √3 टाइम्स होगी। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए क्या बोला गया है, कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हम बैटरी को क्या कर दें, अगर हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात की जा रही है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों को क्या कर दें, एक दूसरे दोनों को बदल दें, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अब क्या कर रहे हो आप, व्हीटस्टोन ब्रिज में आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को आपस में बदल रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर रहे हो। तो पहले अगर ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो बैलेंस कंडीशन होगी P/Q इज इक्वल टू R/S। लेकिन इस बार आपने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया, गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दिया। गैल्वेनोमीटर तो ये P था आपका, ये Q था, ये R था और ये S था, तो ये हो जाएगा P/R इज इक्वल टू Q/S। इसको आप वापस P/Q इज इक्वल टू R/S लिख सकते हैं। तो यानी कि बैटरी की सिचुएशन बदलने पर गैल्वेनोमीटर की पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर था आपका जो है 97। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पर देखिए क्या बोला गया है, रजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन। तो मैग्नीन क्या है, एक एलॉय है, इसको मिश्र धातु कहते हैं, और इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो आंसर आएगा आपका नियरली इंडिपेंडेंट, इसका आंसर आएगा नियरली इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, नियरली इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, तापमान पर लगभग डिपेंड नहीं करती। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, आपको एक VI ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, VI ग्राफ, और इस तरह से 2 लाइन यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप देखिए ऊपर वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को बताता है, वो किसको बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा यानी कि टेम्परेचर भी ज़्यादा आपने लिया हुआ है। तो कुल मिला के आंसर जो आएगा वो आएगा T1 इज़ ग्रेटर देन T2, कि T1 जो है T2 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये ग्राफ कैसा था, VI ग्राफ था।